हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज कुछ दिनों बाद करीना कपूर का चार्ट एनालाइज करेंगे मल्टीपल चार्ट से और पता लगाएंगे कि इनकी लाइफ कैसी रहेगी। इनकी लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन्स आए हैं वो क्यों आए हैं, कौन सा प्लैनेट अच्छा है, कौन सा प्लैनेट ख़राब है, लाइफ का पाथ क्या है। और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी निकल के आएंगी जो आप समझ सकते हैं। और मैंने मेन स्क्रीन पे सारे चार्ट्स लगा रखे हैं एक साथ, बट अंदर वाली स्लाइड्स में एक एक सिंगल सिंगल चार्ट लगा रखा है ताकि आपको अच्छे से देखने में समझ में आए। कुछ लोगों ने ईमेल किया था, उन्होंने कहा कि सर चार्ट समझ में नहीं आते क्लियर, तो आप इसलिए मैंने अलग अलग स्लाइड्स के थ्रू उनको बड़े बड़े चार्ट्स दे दिए, क्योंकि कुछ लोग हैं वो केपी एस्ट्रोलॉजी से प्रेडिक्शन करना नहीं जानते और कुछ लोग जानते हैं तो फिर वो कस्पर लॉर्ड और उसके हिसाब से वो चीज़ों को एनालाइज करते हैं। खैर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे लगन चार्ट। ठीक है, लगन चार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। लगन चार्ट की अपनी अहमियत है। सॉरी, हाँ, लगन चार्ट में हम देखेंगे कि इनका लगन है 9 नंबर का, मतलब धनु राशि का। ठीक है ना, शॉर्ट टेम्पर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है ना। अब हम ये देखेंगे, जैसे मोस्टली जो मैं चार्ट्स रीड करता हूँ, मैं अलग तरीके से रीड करता हूँ। मैं देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा वेट, कुंडली का जो वेट है, वज़न है, वो कहाँ है। तो आप देखेंगे लगन चार्ट में सबसे पहले दृष्टि डालिए, आप देखिए D1 के चार्ट में ज़्यादा प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं। तो आप देखेंगे कि अगर सर प्लूटो को भी जोड़ दे तो 4 प्लैनेट है 10th हाउस में। इसका मतलब है वर्क प्रोफेशन। वर्क प्रोफेशन में इंटरेस्ट खूब तगड़ा है। ठीक है, वर्क प्रोफेशन में इंटरेस्ट बहुत तगड़ा है, उसकी एनर्जी खूब अच्छी है इनके अंदर। अब फिर हम देखेंगे और वेट कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जैसे तैसे कैसे भी। तो हम अगर देखते हैं तो इनके 3 हाउसेस हैं, सेकंड हाउस, 8th हाउस और 11th हाउस। सेकंड हाउस में केतु मून, 8th हाउस में राहु वीनस और 11th हाउस में यूरेनस और मार्स। अब आप सोचेंगे कि यूरेनस, प्लूटो और ये नेपच्यून इनकी क्यों बात कर रहे हैं। तो मैं इनकी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर इनके पास पावर है, ठीक है ना, मैं कई बार कह चुका हूँ, अगर इनके पास पावर है तो आपको इनको इंक्लूड करना पड़ेगा चीज़ों के अंदर। अगर इनके पास कोई ख़ास पावर नहीं है, डिग्री नहीं है, तो ये पड़े हैं, पड़े रहने दो। वैसे भी पृथ्वी से बहुत दूर है, इफेक्ट इतना डालते नहीं है। मगर किसी इंसान में इनके पास पावर अच्छी है, 200, 300, 250, तो इसका मतलब उसकी लाइफ में अच्छा खासा इफेक्ट डाल रहे हैं ये, इंडिविजुअल भी और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से। ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 हाउसेस है जहाँ पे इनकी पावर ज़्यादा जनरेट हो रही है, जिसमें 9 प्लेनेट वाले सेकंड और 8th हाउस, और एक है जिसे हम नवग्रह से दूर रखते हैं, यूरेनस, उसकी है 11th हाउस में प्रेजेंस। ठीक है ना, मार्स के साथ। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, 3 जगहों पर और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। सबसे ज़्यादा हो रही है 10th हाउस में, फिर और ये इन जगहों पर। अब यहाँ पे राहु और वीनस का चक्कर है 8th हाउस का, वो भी इमोशनल राशि, कर्क राशि, और सेकंड हाउस राशि है मैच्योर राशि, इसमें मून केतु बैठे हैं। तो कहने का मतलब मन से और एक अपने स्पिरिचुअल माइंड से, ठीक है, ये काफ़ी मजबूत है। मन से और स्पिरिचुअल माइंड से काफ़ी मजबूत है। मगर यहाँ पे होता है 2 तरह की चीज़ें हो रही है। मकर राशि में मून केतु है तो ये वाला प्रेडिक्शन सेट होगा। अब कर्क राशि है, वो मकर राशि है सेकंड हाउस की, तो ये मन और स्पिरिचुअलिटी कहाँ घुस गई, मतलब ये कहाँ जुड़ गई, वट एवर यू कैन अंडरस्टैंड, बट इसका मीनिंग एक ही है।
वो है सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस क्या है? अपना परिवार, खुद का। ठीक है, अपने परिवार में ध्यान रखना, अपने परिवार में अपनी बॉडी भी आती है। कई लोगों को लगता होगा कि अपने परिवार में बॉडी नहीं आती है। सेकंड हाउस में प्लैनेट बैठे हैं तो बॉडी से बहुत लगाव होता है, अपनी हर चीज़ से लगाव होता है, टूटी हुई साइकिल से भी लगाव होता है। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, मगर मैं आज बता रहा हूँ आज आपको। ठीक है, सेकंड हाउस का परिवार कौन सा है? जो आपका अपना है, जो जिस चीज़ को आप अपनी मानते हो ना, वो सेकंड हाउस है। ठीक है, बचपन का कोई खिलौना, बचपन की कोई चीज़, उसको भी अपने में ही गिना जाएगा, वो भी सेकंड हाउस में आएगा। अंडरस्टैंड? यहाँ में मून बैठा हुआ है तो बचपने में, बचपन की बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में भयंकर चलेगी। ठीक है, ध्यान रखना। अभी आगे और जब बढ़ेंगे तो डिग्री वगैरह, नक्षत्र वगैरह सब कैलकुलेट करके सब काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाएगी। खैर, फिर है कर्क राशि में। कर्क राशि जो है इमोशंस की राशि है, उसमें राहु वीनस बैठे हुए हैं, 8th हाउस। क्या है यहाँ पे सिग्निफिकेशन इसके, क्या स्क्रिप्ट बनती है इसकी, कि इनके इमोशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इमोशन नेगेटिव रहेंगे। अब यहाँ पे आप कर्क राशि को देखेंगे। ठीक है, कर्क राशि है एक कार्डिनल साइन है, क्षर राशि। ये लोगों को लगता है कर्क राशि वाले कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, मगर कर्क राशि वाले डिसीजन लेते हैं, मगर ऐसे नहीं लेते हैं कि तुरंत ले लिया। क्षर राशि वाले तुरंत लेते हैं, कर्क राशि भी क्षर राशि हो, मगर तुरंत नहीं लेंगे कर्क राशि वाले। मैं ये नहीं कह रहा कर्क राशि, यहाँ पे कर्क राशि में प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, इनके इमोशन ट्रिगर्स होंगे राहु वाले मैथड पे। जैसे वही लाइक कोई ब्रांडिंग है, किसी का एडवर्टाइजमेंट अपन कर रहे हैं, किसी ने अपन को बुक किया है साल भर के लिए, एंड उन्होंने वो मुश्किल से 4-5 ऐड करवाएंगे, जो भी है, तो उसके थ्रू हमको 5 मूवीज़ के बराबर पैसा आ जाएगा, कम मेहनत में या जो भी है। तो ये अपन कहेंगे 8th हाउस का पैसा है ये। 8th हाउस वाले काम में बहुत कम मेहनत में ज़्यादा अर्निंग होती है। तो सेम टू सेम फॉर वीनस। बट यहाँ पे इमोशनली उस चीज़ को पाने की तलब बहुत होगी इंसान के अंदर, और उससे अपना सुख जोड़ेगा इंसान। समझ में आ रहा है? उससे अपना सुख जोड़ेगा, क्योंकि ओरिजिनली मून 4th हाउस का मालिक होता है। देखना किसी भी इंसान का, गरीब हो या अमीर हो, कोई भी हो, जिसका मून है, कर्क राशि है, बहुत अच्छा प्लेस्ड होते हैं ना, चाहे उसके पास कुछ ना हो, एक ठेला हो और एक कैसे टूटा फूटा हुआ मकान हो, मगर वो आदमी सोता बहुत अच्छे से। ठीक है ना, सोता बहुत अच्छे से है, और हर चीज़ में जल्दबाजी में जवाब नहीं देता। ये जब तक इमोशनली नहीं है, इमोशनली ट्रिगर नहीं है, तब तक तो ठीक है, तब तक इनका मून केतु अच्छा काम करेगा, मकर राशि वाला। मगर जब ये इमोशनली डाउन होंगी तो इनसे बात करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब शी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट शुड आई डू। ओके, ऐसा है। अब यहाँ पे वर्गो राशि में 10th हाउस में 4 प्लैनेट बैठे हुए हैं, प्लूटो को भी जोड़ते हैं, वरना 3 है। ठीक है ना, प्लूटो को भी मैं बता दूंगा इनको कि जोड़ रहे, जैसे बिकॉज ऑफ द पावर। ठीक है ना, यहाँ मरकरी, सन और सैटर्न तीनों इसमें वर्गों में। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं वर्गों का जो कनेक्शन है, ये इनकी लाइफ में काम के प्रति बहुत जोड़ा है। काफ़ी हिसाब किताब करके सोच समझ के काम किया है इन्होंने। बट अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ। लोग बाग ज़्यादातर मेरे को ईमेल करके ये पूछते हैं कि सर व्हाट इज़ अबाउट द ओल्ड एज 45 के बाद की लाइफ का क्या। D9 तो 30-35 के बाद स्टार्ट हो जाती है, मगर आजकल तो मृत्यु भी 60 तक मानते हैं। मतलब एक इंसान को डेड मान सकते हैं आप आफ्टर 60 के बाद। उसके बाद उसकी इच्छाएं ख़त्म हो जाती है, बॉडी भी वीक हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें।
ये चीज़ है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, देखो 45 के एज के बाद की लाइफ के लिए आपको देखना चाहिए मेरे हिसाब से, एक तो जुपिटर, ठीक है, एक है मार्स, शनि और 8th हाउस। वीनस को भी देख सकते हो, ऐसा नहीं है, मगर मोस्टली देखना किसको है, जुपिटर को, शनि को और 8th हाउस को, ठीक है। 8th हाउस और शनि और जुपिटर क्यों? क्योंकि 8th हाउस तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको, ये है डार्कनेस स्टार्ट हो जाती है इंसान के लाइफ में आफ्टर 45, ठीक है। चाहे वो बॉडी बिल्डर हो, सेलिब्रिटी हो, गंवार हो, ठेले वाला हो, या चार्टर प्लेन चलाने रखने वाला कोई करोड़पति अरबपति, ठीक है ना। लाइफ किसी को नहीं छोड़ती। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं, वो ठीक है। आपके पास बहुत पैसा है, आप स्टेरॉइड खा लोगे, एक से एक सप्लीमेंट खा लोगे, बुढ़ापा कम कर लोगे, बहुत कुछ कर लोगे, कुछ भी समझ लो, बट नेचुरली ट्रिगर करता है शरीर को, ठीक है ना। वो चीज़ बहुत नेचुरली ट्रिगर करती है। तो बुढ़ापे के लिए या थोड़ा ओल्ड एज के लिए, एज व्हाटएवर यू थिंक, आपको ध्यान रखना है शनि का, जुपिटर का और 8th हाउस का। ये तीनों ठीक है, ठीक है। आप मार्स भी ले सकते हो, क्योंकि मार्स की खुद की एक राशि पड़ती है, स्कॉर्पियो राशि, ओरिजिनली 8th हाउस में, ठीक है। तो मार्स को भी लेना है, लेना पड़ेगा, बट सबसे एंड में, ठीक है। कई लोग हैं बुढ़ापे में भी बड़े एक्टिव रहते हैं, लहसुन की चटनी, दाल उबाल के और रोटी रोटी खा के एकदम ऐसे बॉडी बिल्डर जैसे घूमते रहते हैं, मैंने देखा है। उनके ऊपर एज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब है, मैंने देखा है। अब खूब मेहनत करते हैं, खूब काम करते हैं और बढ़िया चलती है लाइफ उनकी। पैसा नहीं होता, हो सकता है उनके पास ज़्यादा, बट हेल्थ वाइज ठीक रहते हैं। मैं कहता हूँ हर इंसान को आफ्टर 45 अपनी कुंडली के इन एरियाज़ को चेक करना चाहिए, और 8वें और 12वें का कनेक्शन कौन सा प्लैनेट बना रहा है, या 8वें और 12वें का सिंगल कनेक्शन कौन कौन सा प्लैनेट दे रहा है, उसका पता लगाओ। बिकॉज दैट प्लैनेट्स कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स, एंड वो आपकी जेब से पैसा भी निकाल देगा, टाइम भी निकाल देगा, और रुला भी देगा। ये मत सोचना कि मैं पैसे वाला हूँ तो रहूँगा नहीं, ये सब बकवास है। लोग पैसे को लेके बहुत परेशान रहते हैं आजकल। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ, पैसा है सेकंड हाउस, पैसा है 11th हाउस, और बॉडी है फर्स्ट हाउस, ठीक है। आपकी खुद की जो बॉडी है वो है सेकंड हाउस, फर्स्ट हाउस भी है, सेकंड हाउस भी है, ठीक है। आप कितने बढ़िया रहोगे वो आपका सेकंड हाउस बताएगा, ठीक है। उसका मालिक बताएगा, उसकी स्थिति बताएगी आपको किस तरह से अपनी लाइफ को चैनलाइज करना है। ये बहुत ज़रूरी है। उम्र बढ़ते टाइम पे बॉडी पे जो आदमी ध्यान नहीं देगा वो रोएगा, मैं आपको आज बता रहा हूँ। कुंडलियाँ झूठ नहीं बोलती हैं, ठीक है ना। बात ये है। अब आते हैं इनके नवमांश पे, ठीक है। नवमांश पे अब हमको क्या चेक करना है, नवमांश पे हमको सेम चीज़ चेक करनी है कि वेट ज़्यादा कहाँ है। सेम हाउस पे, सेम राशि पे है तो कितना है। अब हम चेक करेंगे कर्क राशि। कर्क राशि में उधर 2 बैठे थे, उधर 1 ही बैठा है, मून, ठीक है, 10th हाउस में बैठा है, ठीक है। अब हम चेकेंगे वर्गों में प्लैनेट बैठे थे, वर्गों में कौन बैठा है, D9 में कोई नहीं, वर्गों में, ठीक है, कोई नहीं है। यहाँ पे मरकरी, सन, सैटर्न एक साथ बैठे थे, कहीं बैठे हैं, सन सैटर्न एक साथ बैठे हैं इनके 5th हाउस में, राहु के साथ 5th हाउस में वेट आ रहा है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, जो सेम वेट आपके 10th हाउस में था, क्या वो D9 में है 10th हाउस में? नहीं है। तो उसकी फिर राशि चेक करो, पहले तो हाउस फिर राशि। राशि में है, वर्गों में नहीं है, दोनों नेगेटिव हो गए, ठीक है। मतलब शादी के बाद की लाइफ डेफिनेटली चेंज है। 5th हाउस में इनके 3 प्लैनेट आ गए, नेपच्यून को भी जोड़ लो तो 4 आ गए। तो आफ्टर मैरिज इनकी लाइफ में बच्चों का इंटरफेरेंस बहुत रहेगा, लाइफ चेंज हो रही है यहाँ से, ठीक है।
8th हाउस में, 6th हाउस में, 12th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, D1 में थे। मतलब बिफोर मैरिज ये ज़्यादा मेरे हिसाब से खुश नहीं थी, आफ्टर मैरिज ये खुश है। ठीक है। अब यहाँ पे इनके मरकरी और केतु का कंजक्शन आया 11th हाउस में, वहाँ पे मार्स था। ठीक है। यहाँ पे 11th हाउस में एक्टिवेशन आ रही है, बल्कि अब की बार 2 प्लैनेट बैठे हुए हैं। वैसे उसमें यूरेनस भी बैठा था। यूरेनस की डिग्री से पता चल जाएगा कि वो पावरफुल है कि नहीं। अब यहाँ पे केतु और मरकरी का क्या है, इसको हम मानेंगे क्योंकि ओरिजिनल प्लैनेट है। डिग्री मैटर करती है। अगर मान लो केतु मरकरी में से कोई बिल्कुल हल्का हुआ तो वो कोई मतलब का नहीं है। क्या मतलब का है? कुछ ही मतलब का नहीं है। जब तुम्हारे पास पावर ही नहीं है फिर क्या मतलब क्या? ठीक है ना। तो डेफिनेटली कोई भी कंजक्शन है, कुछ भी, अगर उसको पावर नहीं है तो बेकार है। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो। आ रहे जा रहे हो, बैठे हो। जैसे कोई बेरोजगार आदमी बैठा होगा घर में, करता तो कुछ नहीं है, तो उसको कोई पूछता भी नहीं है। और एक आदमी है, चाहे गंदा संदा रहता है, कैसा भी रहता है, मगर महीने 50,000 रुपये कमाता है, तो उसको पूछेंगे लोग।